आप सब लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ओनली स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास की क्लासों में 4-5 क्लासें हो चुकी हैं और हमने पुर्तगाल से यानी आधुनिक भारत से स्टार्ट किया था। आधुनिक भारत में हमने काफ़ी कुछ लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराई हैं। उसमें से आपका ये 6 चैप्टर है और उससे पहले मैंने आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बताया था कि वांडीवास का युद्ध, ये सब के बारे में। और आज हम जानने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, यानी बंगाल का जो गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में आज हम जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। जो ये पीछे लिखा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा ये बिल्कुल फैक्ट है। इसका नोट्स आपको दिया जाएगा। आपको केवल क्लास को बहुत ही गहराई से सुनना है। मैं क्या करूँगा, आपको कहानी के माध्यम से इतिहास को बहुत ही इजी करना चाहूँगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा और नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स कहाँ से मिलेगा, वो क्लास के माध्यम से आपको अभी बता दिया जाएगा थोड़ी बहुत देर में। आप पहले क्लास को अटेंड कीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बंगाल का गवर्नर और वायसराय। अब आप देखिए, इससे पहले मैंने बक्सर का युद्ध पढ़ाया। लास्ट जो स्टेज थी लास्ट क्लास में, बक्सर के युद्ध पे मैंने समाप्त किया। बक्सर का युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब होता है तो आप लोग जानते हो बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ये कहा ब्रिटेन में जाके, हमको एक ऐसा नायक दिया जाए जो भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हो। तभी अंग्रेजों ने क्लाइव को भारत भेजा, लॉर्ड क्लाइव को भारत भेजा। और लॉर्ड क्लाइव वही लॉर्ड क्लाइव है जिसने प्लासी का युद्ध जीता। उसे पता था भारतवासियों के बारे में, तभी उसको भेजा गया था ब्रिटेन से। अब जब उसे पहले जब आया था तो व्यापार करने के माध्यम से भारत में आया था, लेकिन इस बार पद लेके आ रहा है, गवर्नर बन के आता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर बन के आता है लॉर्ड क्लाइव, या रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति है जो कई राजाओं को लड़ाकर अपना काम निकालना चाहता है। ये इसकी नीति है। इससे पहले ये नीति डुप्ले की हुआ करती थी। जो डुप्ले हार गया, या हारने के बाद उसे वापस बुला लिया गया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब क्या हुआ, इसको भारत बुलाया। भारत बुलाने के बाद इसने क्या किया, जो बंगाल का नवाब बनता था उसको, नवाब को बनाए रखा और उससे कहा आप केवल प्रशासनिक चीज़ों को देखेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे और यहाँ के प्रशासन के बारे में जानेंगे। और अंग्रेजों ने क्या कहा, अपनी भी सीट वहाँ पर कर के माध्यम से स्थापित कर दी। यानी वो कर लेंगे अंग्रेज और प्रशासन देखेगा नवाब। तो इसी के माध्यम से 2 श्रेणियां बन गई ना, 2 लोगों का शासन हो गया। कर कोई और ले रहा है, प्रशासन कोई और कर रहा है। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, लॉर्ड क्लाइव ने की थी। हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए, लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष हुआ है। 65 से 67 के बीच में इसका कार्यकाल, यानी ये 2 वर्ष तक रहा। और इसने आते ही क्या किया, 65 में ही प्रयागराज की संधि की। प्रयागराज की संधि किसके साथ में की थी, तो यहाँ लिखा है मुगल के साथ में की थी। उसने कहा था मुगलों को 26 लाख रुपए दिया। 26 लाख रुपए किसने दिया, 26 लाख के बदले मुगलों ने 26 लाख दे दिया। किसने दिया 26 लाख, अंग्रेजों ने दिया। कहा अब आप हमें क्या करना, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र हमें दे दिया जाए। आगे चलकर 53 लाख रुपए में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से कर प्रशासन का अधिकारी चुना था। यानी कर अंग्रेज लेंगे और प्रशासन देखेगा वहाँ का नवाब। तो इसलिए ये द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी, तो द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने ही की थी। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 शासन कर रहे हैं। उसके बाद प्रयागराज में इन्होंने संधि किया। प्रयागराज में मुगल और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। कब हुई है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई है। फिर दूसरी भी संधि हुई है, लेकिन वो अवध के नवाब से हुई है, 4 दिन के बाद हुई है। यानी 16 अगस्त इसके बाद
संधि हुई है, याद रखना कि प्रयागराज की संधि कब हुई है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब हुआ क्या था, इसने दोहरा वेतन जो मिलता था अंग्रेज अधिकारियों को, दोहरा वेतन और भत्ता जो मिलता था, एक तो यहाँ का और एक ब्रिटेन का, तो ये क्लाइव ने बंद कर दिया। जैसे ही क्लाइव ने ये बंद किया, उसी के लिए श्वेत विद्रोह चलाया गया था। श्वेत विद्रोह वहाँ के लोगों ने किया। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद के होते हैं अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था कि हमारा वेतन भत्ता डबल ही रहने दिया जाए। और व्यापारी समिति का गठन भी किया था। किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने कहा था नमक, सुपारी और तंबाकू का जो एकाधिकार है वो 4 राज्यों में विस्तार किया था उसका, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आपका उसी के आसपास का क्षेत्र। तो उन्होंने दीवानी घोषित किए थे, उपदीवान होते हैं, उसी के माध्यम से उन्होंने वहाँ का कारोबार संभालने के लिए एक पद दिया था। नोट्स में बहुत ही डिटेल से वहाँ पे दिया रखा है और फैक्ट वाई है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको वो दिया जाएगा। आपको केवल यहाँ पर समझने है, केवल आपको यहाँ पर क्या करना, समझना है, बहुत ही जरूरी है। क्लाइव के बाद अगला जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है वारलेस्ट। वारलेस्ट अगला गवर्नर जनरल है। इसके समय में सिर्फ एक ही कार्य हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, जब ये गवर्नर जनरल भारत में आए हैं तो भारत में जैसे इन्होंने इंटर किया तो उस समय कितनी शक्तियां थीं जो संघर्ष करेंगी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। एक तो मुंबई में मराठा, महाराष्ट्र में मराठा, वो भी अभी जीवित हैं, मरे नहीं है, क्योंकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें सेना मरी थी, लुटे नहीं है मराठा। सिख, उधर बलवान सिख हो जाएंगे। और दक्षिण में मैसूर अपने आप को डेवलप कर रहा है। मैसूर का संस्थापक हैदर अली का बेटा टीपू, पढ़ेंगे अभी। तब क्या हुआ, इन्होंने सोचा था अब ये 4 शक्तियां हैं भारत में, अब चारों शक्तियां संघर्ष करेंगी एक दूसरे में। अब संघर्ष करने के बाद जीतता कौन है ये लास्ट में पता लगेगा आपको। कैसे कैसे संघर्ष होता है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो इसके समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, कौन सा गवर्नर जनरल था और किस संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो मद्रास संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ और वारलेस्ट के समय में हुआ था, और कार्यकाल है 1767 से 1769 के बीच में। उसके बाद अगला एक व्यक्ति आया था कार्टियर। इसके समय में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में। क्यों? इतना भ्रष्टाचार, इतना लूटपाट, इतना सब कुछ हो रहा था। वहाँ के लोगों ने, अंग्रेज जो थे, जितने का चाहें उतने रुपए लोगों से लूट लेते थे। जो कृषि करते थे लोग, उनसे अपने ही दामों में चीज़ें खरीदते थे। और उन्होंने कहा था कि सूती जो वस्त्र थे या रेशमी साड़ी या रेशम जो था भारत का बहुत ही प्रसिद्ध था। और अंग्रेजों की जो पत्नियां होती थी तो वो रेशम बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ से रेशम की जो रेशम बनवाते थे और ब्रिटेन में जाके बेचते थे। तो यहाँ पर उन्हें मुँह मांगा दाम नहीं मिलता था। जो अंग्रेज था 2 दे दें, 2, 4, 6 जो भी रुपए दे दें वो ले लेते थे, और बाकी उसका जो भी माल होता था कच्चा वो छीन लेते थे। तो कुछ लोगों ने या कृषि जो किसान लोगों ने अपनी उंगलियां भी काट ली थी, यानी अंगूठे काट लिए थे, ताकि ये लोग हमसे काम ना करवा सके। इतना भ्रष्टाचार हो गया। तो आपको पता है जब ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है तो प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जैसे एक बार केदारनाथ में दिखाया था, प्रकृति ने अपना रंग, इसी टाइप से प्रकृति कोई ना कोई रंग दिखाती है। तो यही अकाल पड़ा था। तो क्वेश्चन आता है बंगाल में भयंकर अकाल किसके समय में पड़ा था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एक सबसे खतरनाक वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आता है भारत में। वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आता है, लेकिन इसने क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त किया और इसने नवाब को हटा दिया। नवाब को हटा दिया, अपने आप को ही सारी शक्ति दे दी, सारी शक्ति अपने आप में ही दे दी। क्यों? क्योंकि इसको बंगाल, मद्रास और मुंबई के सारी शक्तियों का संस्थापक बनाया गया इसे।
यानी तीनों जो शक्तियां थी उनका केंद्र बना दिया, सारी पावर इसको ही दे दी। पहले सभी जगहों का गवर्नर अलग अलग बनता था, मद्रास का अलग, मुंबई का अलग, बंगाल का अलग। अब क्या हुआ, तीनों का एक ही बना दिया, तीनों का एक ही बना के इसका पद बड़ा कर दिया। अभी तक गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया। तो क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और इसने नवाब को हटा दिया। तो क्वेश्चन ये भी आता है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था और प्रथम नवाब बंगाल का मैंने बताया था मुर्शीद कुली खां। इसके समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया था, इसमें इस एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी? तो इस एक्ट के माध्यम से अब इसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो प्रशासक का कार्य भी करेगा, कानून भी देखेगा। इसलिए इसने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हुआ था 1774 ईस्वी में, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में बना था और सुप्रीम कोर्ट में 4 मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक जो मुख्य न्यायाधीश था, 4 मतलब एक मुख्य और 3 अन्य होते थे। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। यहाँ पे नहीं लिखा है, नोट्स में लिखा होगा, केवल आपको समझना है यहाँ पे। तो उसी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था और उसी न्यायाधीश और उसी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, जैसे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मैंने बताया था इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्यों? क्योंकि तीनों शक्तियों का केंद्र बना दिया बंगाल को, तीनों शक्तियों का केंद्र बना दिया बंगाल को। और इसने क्या किया था, और इसने भारत के एक धर्म को जानना चाहा। भारत में के लोगों को जानने के लिए इसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो किताबें हुआ करती उनका अनुवाद किया इसने कहा कि भारत को जानना है तो भारत की जो पुरानी पुस्तकें हैं या पुराणों हैं या पुराण है या भगवद गीता है या जितनी भी किताबें हैं भारत की, उन्हें खोजो, उनका अनुवाद करो, उसके बाद देखो कि भारत के लोगों को कैसे गुमराह कर सकते हैं और क्या क्या भारत के लोग इन्हें मानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, वारेन हेस्टिंग को संस्कृत का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, इसलिए इसे वहाँ से भेजा गया था। क्योंकि भारत में मुगल का शासन चल रहा था, मुगल की राजभाषा फारसी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर आया, इसने अपना डंका बजा डाला, इसने भगवद गीता की प्रस्तावना लिख दी। इसने भगवद गीता की प्रस्तावना लिख दी और इसी के समय में इसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी कराया था। जिसने अनुवाद किया था उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। अंग्रेजी में जिसने अनुवाद किया था उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। और इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मनुस्मृति, इसका भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया था। हितोपदेश, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हितोपदेश, उसका भी इसने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया था। और इसने 1781 ईस्वी में मदरसा खोला था, मदरसा कोलकाता में खोला था इसने। क्यों? क्योंकि वहाँ फारसी लोग बोलते थे, कुछ लोग हिंदी बोलते थे, तो उस मदरसा में क्या करा इन्होंने, अंग्रेजी सिखाना स्टार्ट कर दिया। अब उन लोगों को जो अंग्रेजी आ जाएगी, फारसी आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, तो क्या ट्रांसलेट का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आगे चल के इन्हीं को नौकरी दी जाएगी, ये ट्रांसलेट का कार्य करेंगे, व्यक्ति क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसको समझने के लिए। इसने मदरसा की स्थापना की, समझ रहे हैं इनकी पावर, ये क्या रणनीति बना रहे हैं भारत में। उसके बाद इन्होंने एक 1774 में क्वेश्चन आता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई और किसने करवाई थी? 1784 ईस्वी में एशियाटिक मतलब एशिया में सोसाइटी की स्थापना की। और आपको पता है 1784 ईस्वी में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो आप संवैधानिक विकास में जब पढ़ेंगे, जब संविधान पढ़ाया जाएगा तो उस समय इसको आपको डिटेल से बताया जाएगा। और इसने न्यायालय तो किया ही किया था, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी क्या होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़े वाले फौजदारी में आते हैं, जो ज़मीन के और जो पैसे का लेन देन होता है वो दीवानी न्यायालय में आते हैं। और इन्होंने क्या किया, इसने इतना
अत्याचार किया, यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स वसूला लोगों से कि यहाँ का जितना गोल्ड और जितना पैसा यहाँ से इनकम होता था सारा ब्रिटेन पहुँचा देता था। और कुछ लोगों को इसकी नीति अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये धर्म को खोजने लगा था, ये धर्म में इंक्लूड हो रहा था। और आपको पता है भारत के लोग धर्म में कोई इंक्लूड होगा तो क्या करते हैं, कुछ भी करते, धर्म में कोई इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, ये धर्म में इंक्लूड होता गया, इसलिए इसे ब्रिटेन में महाभियोग लगाया गया था। आर्टिकल 61 महाभियोग, ऐसा पहला गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया है। आज तक ऐसा कोई गवर्नर ही नहीं बना जिस पर महाभियोग लगाया गया हो, यही इसी पे लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग पर। और इसके समय में मैंने कहा था कि 4 शक्तियां हैं भारत में, मराठा, मैसूर, सिख और खुद अंग्रेज। तो इन्होंने फर्स्ट जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इनके ही समय में हुआ था। इसमें 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में ये युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में चलता है 1 साल, फिर संधि हो जाती है, फिर चलता है, फिर संधि होती है। तो पूछा जाता है कि ये संधि कब किसने की, सूरत की संधि कब हुई थी, सालगांव की संधि कब हुई थी और किस युद्ध में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई है, याद रखिएगा 1775 में। 1776 में पुरंदर की संधि हुई है। 1779 में बड़ा गांव की संधि हुई है। 1782 में सालबाई की संधि हुई है। तो ये संधियाँ पूछी जाती हैं कि बताइएगा 1779 में कौन सी संधि हुई है, बड़ा गांव की संधि हुई है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है, एक तरफ सन दे देंगे और दूसरी तरफ संधि का नाम दे देंगे, इनको मिलान करो, यही पैटर्न है। वो क्या है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इतिहास आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हो रही हैं, क्योंकि आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि इतिहास को कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसी के समय की बात है। अब देखिए इसके समय मराठा युद्ध भी हो रहा है और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो रहा है। किसके समय में, इसी के समय में हो रहा है। अब ये देखिएगा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, सन भी आपको, डेट भी आपको याद रखनी है। 1780 से 84 के बीच में हो रहा है। 1780 से 84 के बीच में हो रहा है। और मैंने कहा था कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब बात करते हैं 1780 में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं पोलीलूर का युद्ध। पोलीलूर का युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसने मुनरो को हरा दिया। मुनरो कौन था, बक्सर का युद्ध जो जीता था मुनरो, हेक्टर मुनरो वही है। तो हेक्टर मुनरो को हरा दिया टीपू ने। अब 1781 ईस्वी में क्या हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ था, आयरकूट अंग्रेज था। कौन सा अंग्रेज, आपने नाम सुना होगा। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें आयरकूट का नाम मैंने बताया था कि अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ा था। अब वही आयरकूट है। आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया। आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया। हराने के बाद हैदर अली की मृत्यु अगले ही वर्ष हो गई। और अगले ही वर्ष जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ, रणभूमि से ही कमान संभाली थी उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जो करंट अफेयर्स का बहुत ध्यान रखता था, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसे बहुत अच्छे से पता था। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, 1776 ईस्वी में अमेरिका में क्रांति हुई थी और अमेरिका उसके बाद स्वतंत्र हो गया 1776 में। और अंग्रेज और अमेरिकाओं के बीच में अंग्रेज और अमेरिका के बीच में जब युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी, आपको पता है फ्रांसीसी को बेदरा के युद्ध में हरा दिया गया था, कर्नाटक का तीसरा युद्ध में हरा दिया। तो फ्रांसीसी समझ रहे थे कि हमको तो पहले पिट चुके हैं, तो उन्होंने सोचा था मौका है मारने का, हम अमेरिका जाएंगे उन्हें पीटेंगे। अभी अमेरिका गए, अमेरिका का इन्होंने साथ दिया, अमेरिका स्वतंत्र हो गया। जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया और टीपू को ये बात पता थी, टीपू ने कहा, टीपू के दूतावास होते थे देशों में, टीपू एक ऐसा सुल्तान था दूतावास,
और उसकी जो सेना थी मॉडर्न तरीके से थी, जैसे आपने अंग्रेजों की सेना देखी है ना, उसी टाइप के अच्छे हथियार, अच्छे सैनिक और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी उनके पास में। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को भेजा, नेपोलियन था उस समय, फ्रांस का राजा नेपोलियन हुआ करता था। नेपोलियन के पास टीपू ने कहा था कि जाओ और नेपोलियन से कहो एक बार भारत में आ जाएं, एक बार भारत में आ जाएं। तभी क्या हुआ, अब मैं ये कहानी आगे बताने वाला हूँ। जब बेलेजली हम पढ़ेंगे ना सहायक संधि, तब इसके बारे में बताएंगे। जब तीसरा युद्ध होगा ना मैसूर का, तब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी इतना ही रहने दो। अब क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने ही मैदान में खड़े होकर आगे युद्ध कंटिन्यू किया और उसके बाद एक संधि हो गई, मंगलौर की संधि। मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। मंगलौर की संधि हो गई और ये युद्ध समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि युद्ध का में कौन से युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान ने कमान संभाली, कौन से युद्ध में मंगलौर की संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और 1772 से नोट करके लिख लेना, या तो वहाँ पे नोट करा हुआ होगा, जो नोट्स आपको दिया जाएगा। 1772 से 1780 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये डेट पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया है। और उसके बाद में भारत का प्रथम समाचार जो पत्र था बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र इसी के समय में चालू हुआ है, जो अगस्टस हिक्की नाम था, संस्थापक था इस अखबार का, बंगाल गजट का। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं, एक नया गवर्नर जनरल आया, कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस कौन था? जो मैंने बताया था ना, अंग्रेज जब स्वतंत्र हो गया तो वहाँ पर अमेरिका में अंग्रेज बहुत पिटे थे और अंग्रेजों की तरफ से ये भी कॉर्नवालिस अमेरिका में ही था उस समय जब वहाँ संघर्ष हो रहा था। तो इसे बहुत अच्छे से पता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी इसने देखा था कि अमेरिका में विद्रोह क्यों हुआ, अमेरिका स्वतंत्र कैसे हो गया, इसने खूब अच्छे से देखा था। उसने सोचा ये दोबारा से ये गलती भारत में ना हो जाए, इसलिए इसको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था भारत में। अब ये भारत में आया है तो इसने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं उसके बारे में क्वेश्चन। सबसे पहले पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस प्रशासन है, इसने लागू किया था। और नागरिक सेवा या लोक सेवा इसी ने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस ने ये। और स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त क्या था, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और ये युद्ध 1790 से 1792 के बीच में होता है। अब यहीं पे टीपू की कहानी मैं थोड़ा बता दूं आपको। टीपू ने एक व्यक्ति को भेजा नेपोलियन के पास में और कहा कि नेपोलियन से कहना कि एक बार भारत में भी दौरा कर दे। जब अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया तो भारत क्यों ना स्वतंत्र हो जाए, भारत भी स्वतंत्र हो जाएगा जब ये आ जाएंगे। इनकी सेना बहुत विशाल हो चुकी थी। अब क्या हुआ, नेपोलियन आया नहीं, नेपोलियन उससे पहले ही रूस में जाके एक युद्ध के माध्यम से वो निपट गया था, वो नहीं आ पाया यहाँ तक। उसके बाद में मराठाओं और निजाम को मिला लिया था। किसने मिलाया था? ये मिलाने का कार्य किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा था मैं टीपू को ऐसे तो हम हरा नहीं सकते हैं, कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कर्नाटक के ऊपर है महाराष्ट्र, वहाँ मराठा थे, और कर्नाटक के इस साइड में निजाम यानी हैदराबाद था, हैदराबाद के निजाम थे। दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद और तीसरे थे अंग्रेज, तीनों ने मिल के इन्हें हरा दिया टीपू को। टीपू सुल्तान के बारे में 3-4 क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था इसने, स्वतंत्र, क्योंकि ये स्वतंत्र करना चाहता भारत को। और जैकोबियन एक क्लब था और यहाँ भी उसी की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी क्या होती थी, इसने एक नीति चलाई कि ऐसा करेंगे जैसे गांव है, गांव में एक जमींदार व्यक्ति को जमींदार बनाया जाएगा। जमींदार उसी को बनाया जाएगा जिसके पास सारी जमीन उसी के नाम दे दी जाएगी, उसी को जमीन दे दी जाएगी। और उससे कहा जाएगा कि हमको टैक्स कितना चाहिए, तो टोटल टैक्स था 11, यानी ऐसे समझिएगा इन्हें 11 रुपये अंग्रेजों को देना था। उसमें से कर था हमारा 11 रुपये, 11 में से 10 अंग्रेजों को देना था और एक जमींदार को रखना था। तो हुआ क्या था,
मैं मान के चल रहा हूँ 11 रुपये मान लो, यानी 11 मान लो, तो 11 में अब जमींदार क्या करते थे, 100 101 20 130 रुपये गरीबों से छीनते थे और मारते थे, लूटते थे, कूटते थे, जब और आपका सारे बर्तन और ये सब चलता रहता था वहाँ का प्रोसेस। और ये सब देखते हुए जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के किसान दल के लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और ज़्यादा परेशान होने के कारण वहाँ के लोगों ने काम करना छोड़ दिया। और दूसरी चीज़, अगर इन्होंने कहा कि फला तारीख को अगर आपने टैक्स नहीं दिया यानी कर नहीं दिया तो आपका जमींदारी समाप्त, यानी सूर्य अस्त, उस दिन का सूर्य अस्त होगा, उससे पहले जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। सूर्य अस्त की प्रणाली भी इसे कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इन्होंने इतना ही टैक्स इतना कलेक्ट किया क्योंकि इन्होंने अपना भी कोठरी भरी थी, अंग्रेजों को कोठरी भरवाई थे। भारतीय ही अपने फायदे के लिए अपने सगे संबंधियों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ये था हमारा स्थायी बंदोबस्त। किसने स्टार्ट किया, पुलिस व्यवस्था। और ये आंग्ल किसके समय में हुआ। युद्ध का आपको पता होना चाहिए किसके समय में कौन सा युद्ध हो रहा है और किसके समय में कौन सी सेवाएं हो रही हैं। और इसके बाद एक नया गवर्नर आता है, जॉन सोर। जॉन सोर का एक कहना है, एक ही क्वेश्चन आता है वहाँ से, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने कहा जो आसपास के राजा हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आराम से अपना व्यापार करें, हमें कोई मतलब नहीं है। अगला जो जॉन सोर आएगा उसका यही नीति होगी, हस्तक्षेप की नीति। अब क्या करेंगे, इसके आगे जो गवर्नर जनरल आएगा बेलेजली, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।